एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर के डिस्कशन को आज कंटिन्यू करते हुए हमें आगे यह विचार करना है कि भारत में आर्द्र भूमि कौन कौन से हैं, उनमें से किसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको यह क्लियर किया था कि रामसर संधि 2 फरवरी 1971 में ईरान में स्थित रामसर में ही विश्व के कई देशों के आम सहमति से लाया गया, जिसे 21 दिसंबर 1975 में लागू किया गया और भारत ने 1982 में रामसर संधि को लेकर अपनी स्वीकृति दी, यानी भारत भी उसका एक सदस्य देश बन गया। लास्ट लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको यह भी क्लियर किया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉरपोरेटिंग पार्टीज यानी कॉप के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, मानवीय हस्तक्षेप या प्रदूषण के कारण असंतुलित होने लगे, उनके संरक्षण और संपोषणीय उपयोग के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसे ध्यान में रखते हुए मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को तैयार करने का निर्णय लिया गया। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन से देश के आर्द्र भूमि शामिल होंगे, कौन से आर्द्र भूमि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के से बाहर होंगे, इन सब पर भी निर्णय कॉप के द्वारा ही लिया जाता है। भारत में 1990 के समय जब ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को लेकर निर्णय लिया गया, तब उसी वर्ष राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 1993 में मणिपुर में स्थित लोकटक झील के साथ उड़ीसा में स्थित चिल्का झील को भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया, लेकिन 2002 में चिल्का झील को इस रिकॉर्ड से बाहर कर लिया गया, क्योंकि जहां चिल्का झील में अवसादीकरण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा था, वहीं सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के कारण ही जब समस्या का समाधान होने लगा तो इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर कर लिया गया। ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमने लास्ट लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हुए आपको एक प्रकार से ब्रेक दिया था और यह कहा था कि आप आर्द्र भूमि से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हुए उसका रिवीजन करते हुए आप अपना एक नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आगे के टॉपिक को आप आसानी से रिलेट कर सके। तो आज देखिए, हमें सबसे पहले यह समझना है कि भारत में जो आर्द्र भूमि है, उस आर्द्र भूमि में दिसंबर 2020 तक के सर्वेक्षण के आधार पर 42 आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया। और इनमें से जनवरी 2020 में 10 नए आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिसमें महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पहली बार किसी आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया, और वह नंदूर के आर्द्र भूमि से संबंधित है। यानी नंदूर में
मंदमेश्वर झील, नंदूर में मंदमेश्वर झील को रामसर सूची में शामिल किया गया। और आप ये कह सकते हैं ये महाराष्ट्र का पहला आर्द्रभूमि है जो इस लिस्ट में है। उसके बाद पंजाब में 3 नए आर्द्रभूमि को इस लिस्ट में शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश में 6 नए आर्द्रभूमि को इस लिस्ट में शामिल किया गया। और इस प्रकार से जनवरी में ही जो भारत की आर्द्रभूमि है उनमें से 10 आर्द्रभूमि को इस लिस्ट में शामिल किया गया। जनवरी के बाद अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 2020 को, जहां एक तरफ 2020 में बिहार के कबरतल को रामसर सूची में शामिल किया गया, वहीं उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। नवंबर 2020 में जहां महाराष्ट्र के लोनार झील को वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा के सुरसागर को, जिसे कीथम झील के नाम से भी लोग जानते हैं, कीथम झील, यानी सुरसागर को कीथम झील भी कहते हैं। और ये इसके बाद दिसंबर 2020 में लद्दाख के सोकर झील को भी रामसर सूची में शामिल किया गया। यानी कह सकते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक में जो भारत के वेटलैंड हैं उनमें से कई वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया। और ये सब अभी के लिए यानी इम्पोर्टेंट है, जिनका संबंध रामसर सूची से, यानी कह सकते हैं रामसर सूची में शामिल किया गया। अब इसे तैयार करने का तरीका क्या है? तैयार करने का तरीका ये है कि जो ये लोकेशन मैंने यहाँ पर नोट किया उसको आप मैप में हाईलाइट कर लीजिए और हाईलाइट करके यह ट्रैक रखिए कि आने वाले समय में, यानी 2020 के बाद 2021 में अगर किसी नए आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया जाए या किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाए या किसी को उस रिकॉर्ड से बाहर किया जाए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिस्ट और मैप को अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनमें 1986 के समय राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिससे आप इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। और इसके बाद जो है राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ करने के बाद जो एक और कार्यक्रम स्टार्ट किया गया वह 2003 के समय, यानी इसके बाद स्टार्ट किया गया, ईयर को से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्यक्रम का नाम जानना, वह है
झील संरक्षण योजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना यानी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। अब यहाँ आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि ये दोनों के अंतर्गत यानी राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे थे उनमें अतिक्रमण की समस्या, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं थी, कई ऐसे स्कीम थे जिनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध था। तो एक तो अतिक्रमण की समस्या होने लगी, क्योंकि नम भूमि का भी संबंध झील से होगा, झील का संबंध भी नम भूमि से हो सकता है। तो जब कार्यों के स्तर पर अतिक्रमण होगा तो वहां किसी भी कार्य को करने में बाधाएं उत्पन्न होंगी और साथ में उन कार्यों को करने में जो खर्च व्यय होगा वो भी अधिक हो जाएगा। तो इनसे संबंधित अतिक्रमण और अतिरिक्त व्यय की समस्या के समाधान के लिए ही यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना इन दोनों ही एफर्ट्स को यानी कार्यक्रम और योजनाओं को इंटीग्रेट कर दिया जाए, मिला दिया जाए और मिलाकर एक नए प्रोग्राम को चलाया जाए। और उसके लिए यह निर्णय लिया गया कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जिसको NPCA के नाम से भी लोग जानते हैं। यह एक ऐसी योजना है, प्लान है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को शामिल कर लिया गया। इसलिए यह एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके द्वारा या जिस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उनके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध आर्द्र भूमि से भी है, क्योंकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वह क्षेत्र जो स्थल के संपर्क में होता है वो आर्द्र भूमि कहलाता है। तो यदि हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की कोई भी योजना बनाते हैं तो उसके साथ हम वेटलैंड का भी संरक्षण करेंगे और साथ में झील का भी संरक्षण करेंगे। तो जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर संधि के तहत स्वीकृत देशों को कि अपने दायित्व हैं, उनका हमें निर्वहन करना है, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। और रामसर संधि के सदस्य देश होने के कारण हमें आर्द्र भूमि का संरक्षण ही नहीं बल्कि उसके संपोषणीय उपयोग के बारे में भी सोचना है। वहीं हमें आर्द्र भूमि का संरक्षण करते समय केवल वैसे ही आर्द्र भूमि के संरक्षण और संपोषणीय उपयोग को प्राथमिकता नहीं देनी है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है, बल्कि हमें अन्य झील या आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का भी संरक्षण करना है। इसके लिए भी भारत में प्रयास किए जाते हैं। तो आपने देखा कि जहां एक तरफ पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन को महत्व दिए जाने से भी आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जल संसाधन के संरक्षण को प्राथमिकता दिए जाने पर भी आर्द्र भूमि का संरक्षण होगा। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से भी आर्द्र भूमि को लाभ होगा। तो जहां एक तरफ हम आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए अलग से प्रयास करते हैं, योजनाओं को बनाते हैं, स्कीम लाते हैं, वहीं आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रकार है। इसलिए
पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो भी प्रयास करेंगे उससे आर्द्र भूमि का भी प्रबंधन होगा। अब यहाँ के बाद जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है जिस पर आपको कार्य करना है कि जैसे अगर आप इस विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा कि आर्द्र भूमि का संबंध किसी खास कटिबंध या क्षेत्र से नहीं है, किसी खास महाद्वीप या देश से नहीं है, बल्कि विश्व के सभी क्षेत्र में आपको वेटलैंड मिलेंगे, चाहे वो इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र हो, जैसे कि चाहे वो अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र है। अमेजन नदी बेसिन के क्षेत्र में जो सेल्वास है वहाँ पर पेंटानल सबसे बड़ा वेटलैंड रीजन है जो ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर है। यहाँ पर बोलिविया जो है विश्व में एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्द्र भूमि का सबसे अधिक विस्तार है। इसी प्रकार से अगर आप यदि आप पहुँचेंगे, अगर आप इधर आते हैं उत्तरी अमेरिका के वेटलैंड्स का अध्ययन करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ फ्लोरिडा में एवरग्लेड्स नेशनल पार्क है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है जो वहाँ का महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी पर्यटन का केंद्र भी है। चाहे वो युकाटान प्रायद्वीप हो, मेक्सिको हो का युकाटान प्रायद्वीप हो या ग्वाटेमाला बेलीज हो, ये सब वेटलैंड के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक कि आपको जो कनाडा का टुंड्रा या टैगा बायोम का क्षेत्र है वो भी वेटलैंड में आ रहा है। अगर आप अफ्रीका के सूडान में जहाँ व्हाइट नदी के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, यानी जहाँ दलदल भूमि बना है उसे सुड कहते हैं, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा वेटलैंड रीजन है। यदि आप ओकावैंगो नदी के बारे में जानते हैं तो यहाँ ओकावैंगो स्वैम्स है जो अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है। इसी प्रकार यदि आप बेलारूस और यूक्रेन के बारे में जानते हैं तो यहाँ नीपर की एक सहायक नदी है प्रिपेट, और प्रिपेट नदी के द्वारा निर्मित जल भराव क्षेत्र को प्रिपेट मार्स कहते हैं। यह यूरोप का सबसे बड़ा वेटलैंड रीजन है। तो क्या यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यदि आप विश्व के मानचित्र का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करते समय आप जल संधि, खाड़ी, चैनल, पैसेज, इम्पॉर्टेंट लेक्स, नदी बेसिन या स्वैम्स या मार्स, इन सब के बारे में अगर आप पहले से जानते हैं तो आप यह मानकर चलिए कि जितने भी जल के स्रोत के बारे में आपको जानकारी है वो सभी ही आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्षेत्र हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए बस आपको यह हमेशा देखते रहना है कि उनमें से कौन सा ऐसा जल का स्रोत है जिसे रामसर सूची में शामिल किया जा रहा है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में या तो शामिल किया जा रहा है या बाहर किया जा रहा है। ऐसा कौन सा जल का स्रोत है जहां पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसा कौन सा जल का स्रोत है जहां पर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अलग से या विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लोकेशन हो जाएंगे, टॉपिक हो जाएगा। तो मैप की तैयारी करते समय, विश्व मानचित्र का अध्ययन करते समय जब आप इम्पॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स, स्ट्रेट, पैसेज वगैरह को मार्क करें तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं आप विश्व के इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स को देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आ जाते हैं वेटलैंड्स के बाद, विश्व के इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स के बाद भारत के इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स में,
तो ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि कबरताल वेटलैंड, कबरताल वेटलैंड जो है ये बिहार में है। तो आप जैसे इसको मैप में देखें बिहार में, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि अभी हाल ही में इस आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया। अब सोचिए, एक तरफ से अगर आप लेक्स को मार्क करते चल रहे हैं, जैसे उलर लेक, तो श्रीनगर के साथ यानी झेलम नदी के अपवाह क्षेत्र में बारामूला के समीप जो उलर झील है, यह भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह जो ताजे पानी की झील है, इस ताजे पानी की झील को रामसर सूची में भी शामिल किया गया, यानी जो ये आर्द्र भूमि है इसे रामसर सूची में भी शामिल किया गया। ठीक उसी प्रकार से यदि आप इस रीजन में आते हैं तो ब्यास नदी के क्षेत्र में पौंग जलाशय है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के रीजन में जाते हैं तो वहाँ रेणुका लेक है, सबसे छोटा वेटलैंड है। सांभर लेक खारे पानी की झील है राजस्थान में। सांभर लेक खारे पानी की अगर झील है तो यहाँ देखिए नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, यह भी एक वेटलैंड है। लोनार लेक, अभी जैसे इसका हमने आपको नाम बताया लोनार लेक, तो लोनार लेक जो है यह भी एक ऐसा आर्द्र भूमि है जिसे अभी जो है आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया। उसी प्रकार नंदूर में मधमेश्वर लेक है जिसे अभी रामसर सूची में शामिल किया गया है। कोल्लेरू लेक भारत का सबसे बड़ा दलदल भूमि है, बट आप कह सकते हैं एक ऐसा दलदल भूमि का क्षेत्र है जहां पर बारिश होने पर इसका क्षेत्रफल यानी जल के भराव का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है और वैसी स्थिति में इसका आकार यानी कोल्लेरू लेक का आकार उलर झील से भी बड़ा हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ा जल का स्रोत कोल्लेरू लेक है, लेकिन यह अस्थाई नहीं, यानी ये झील नहीं बल्कि एक दलदल भूमि है, वेटलैंड है। इसके अलावा जैसे चिल्का लेक के बारे में भी हमने आपको बताया कि चिल्का लेक जो है यह एक ऐसा लेगून झील है जिसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया, बाद में इसे बाहर कर दिया गया। तो ऐसे आप लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। भीमनाद लेक, अस्तमुदी लेक, सस्तम कोटा लेक, ये सब जितने भी वेटलैंड है ये सभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। यहाँ देखिए मणिपुर में लोकटक लेक, अगर इधर आएंगे त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक, असम में दीपोर बील लेक। तो देखिए करना क्या है कि चाहे आप किसी भी किताब का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा आपको मैप मिल जा रहा है, या आप एटलस देख रहे हैं मैप मिल जा रहा है, उसे पढ़ने के साथ, उसे देखने के साथ आउटलाइन मैप लीजिए और आउटलाइन मैप में हर वेटलैंड को, इम्पॉर्टेंट जो वेटलैंड है उनको पहले वहाँ इंडिकेट कर दीजिए नंबरिंग के साथ, और नंबरिंग के साथ इंडिकेट करके उसका अलग से आप चाहें तो लिस्ट बना लें, वहाँ ना लिखें। और जब इस प्रकार के लोकेशन को मार्क कर रहे हैं तो मार्क करने के साथ यह भी देखना है कि कोई भी अगर वेटलैंड है तो कौन से राज्य में अवस्थित है, पहला, उस राज्य के किस क्षेत्र में अवस्थित है, यानी पर्वतीय, पठारी या मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरा, यानी उसकी भू आकृतिक विशेषताओं को समझना है, फिर ज्योग्राफिक लोकेशन को देखना है। तीसरा, वह जिस क्षेत्र में अवस्थित है वहाँ किस प्रकार की वनस्पति मिलेंगे, यानी वह वनाच्छादित क्षेत्र में है या किसी अर्धशुष्क क्षेत्र में है या किसी शुष्क क्षेत्र में है। चौथा, वह एक अगर झील है तो खारे पानी की झील है या ताजे पानी की झील है। अगला, अगर वह लेगून लेक है तो लेगून लेक में कौन कौन से लेगून झील है जो कि रामसर सूची में ऐसे शामिल किए गए। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। जब मैं मैप के सेक्शन में लेक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पर
लेक्स को के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते समय यह भी मान कर चलूँगा कि आप आर्द्र भूमि के बारे में जानते हैं, आप पहले से यह कार्य कर चुके हैं, क्योंकि अंततः हमें क्या करना है, भारत के इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को मैप के द्वारा अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए उसके इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी देखना है। ठीक है, तो यह एक प्रकार हुआ, जैसे आप रामसर भारत की इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स को देख सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे वेटलैंड हैं, जिनमें से यहाँ 36 लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स है, जिनको अंडर थ्रेट में रखा गया है, 42 हो चुके हैं। अब सोचिए, इसमें और स्पष्ट हो गया, उलर लेक, डल लेक। अब उलर लेक जैसे देखें तो आपने कहा कि अच्छा उलर लेक जो है अगर बारामूला में झेलम नदी का उपवा क्षेत्र में, डल लेक जो है श्रीनगर में है, तो वैसे 100 मोरी लद्दाख रीजन में है, चंद्रताल तो 100 मोरी के साथ सोकर लेक को भी शामिल किया गया लद्दाख प्रांत के, पोंग डैम लेक ब्यास नदी के क्षेत्र में, ऐसे आप मार के हारी के जो जहाँ पर ब्यास सतलज से मिलती है वहाँ बैराज बनाया गया हारी के। उसी तरह जो है देखिए यहाँ बिंदवास लेक सुखाना चंडीगढ़ में, सांबर लेक राजस्थान में, पिचोला लेक राजस्थान में, कच्छ रन ऑफ कच्छ का रीजन जो कोस्ट लाइन ये भी वेटलैंड में आता है, मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है। इसके अलावा इधर अगर आएंगे रेणुका वेटलैंड, बनगंगा झिलमिल ताल उत्तराखंड में है। ऐसे कई सारे वेटलैंड है जो इम्पॉर्टेंट हो, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो ऐसे आप इसे तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है कि इसे याद नहीं करना है, बल्कि इसे हर एक टॉपिक से रिलेट करते रहना है। कि जैसा मान लीजिए कि आपने लोकटक लेक देखा, तो लोकटक लेक देखते बोला अच्छा ये तो मणिपुर में है। अब उसके आगे आप सोचिए कि हाँ मणिपुर में ऐसा कौन सा पर्वत है, तो कहीं मणिपुर हिल है। तो ये मणिपुर हिल में ये लोकटक झील अवस्थित है। लोकटक झील जो अवस्थित है, अब यहाँ अगर ये लोकटक झील एक वेटलैंड का उदाहरण है, तो आगे भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जब अध्ययन करेंगे तो देखना होगा कि आखिर यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार से आप चीज़ों को, लोकटक झील जहाँ पर है वहाँ जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसके कई एस्पेक्ट को आप सोच सकते हैं एक बार में। ठीक है ना। अब देखिए, यदि आप आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान में जहाँ पीट मृदा का विकास होता है, वहाँ मिलने वाली विशिष्ट प्रकार के वनस्पति को मैनग्रोव वेजिटेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कहा जाए तो मैनग्रोव वनस्पति का संबंध नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान से जहां पीट मृदा का विकास हुआ है या विकास होता है। इस प्रकार के मैनग्रोव वनस्पति वाले क्षेत्र में समुद्री जल के प्रवेश करने के कारण मृदा की लवणता अधिक होती है और इस प्रकार के वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए जो मैनग्रोव वनस्पति होते हैं, इनमें एक अलग प्रकार की रूट्स यानी जड़ों का विकास होता है, जिसमें जड़ें ऐसे बाहर निकली होती हैं। और इस प्रकार के रूट्स को हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। इस प्रकार के स्टिल्ट रूट में न्यूमैटोफोर होता है। अब ध्यान दीजिए, क्या क्या यहाँ समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो भारत में नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। दूसरा, जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ अगर पीट मृदा मिलता है तो पीट मृदा की अपनी विशेषताएं क्या होती हैं। पीट मृदा को हाइड्रोमॉर्फिक मृदा भी कहते हैं। तीसरा,
जब पीट मृदा का रासायनिक गुण अम्लीय होता है तो यहाँ पर मिट्टी के ऊपर की परत में सॉल्ट कहाँ से आ जाता है? तो चूंकि पीट मृदा का यहाँ विकास तटीय क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ समुद्री जल के प्रवेश करने के कारण समुद्री जल में घुले हुए सॉल्ट यहाँ इकट्ठा होते जाते हैं। अब इस प्रकार की स्थिति में जो यहाँ पर इस प्रकार के विशिष्ट पर्यावरण में जिस वनस्पति का विकास होता है उसे मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति को यहाँ के वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन यानी अपने में संशोधन करना होता है। इसलिए इन ऐसे वनस्पति की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, वो सतह से बाहर निकले होते हैं। क्योंकि अगर सोचिए, अगर मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा अधिक होगी और पानी अधिक खारा होगा, तो अगर आपने ऑस्मोसिस टॉपिक का या ऑस्मोसिस की बेसिक समझ रखते हैं तो आप ये जानते हैं कि जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है तो जल का स्थानांतरण मीठे जल से खारे जल की ओर होता है। तो जब अगर मिट्टी में जो जल है, भूमि पर जो जल है वो खारा होगा, तो वाटर का मूवमेंट मिट्टी से पौधों की तरफ होने के बजाय जो मैंग्रोव वनस्पति या कोई भी वहाँ वनस्पति होंगे उनकी जड़ों से किधर होगा? मिट्टी की तरफ होने लगेगा और ऐसे वृक्ष सूख जाएंगे। इसलिए मैंग्रोव वनस्पति में जो जड़ें होती हैं वो सतह से बाहर निकली होती हैं और ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके साथ जो इन्हें जो आवश्यकता होती है वाटर को कंजर्व करके रखती है। अब यह कुछ विशिष्ट आप कह सकते हैं बातें हैं जिसको ध्यान में रखना था। अब यहाँ देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान में जो मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है उसे हम सुंदरवन कहते हैं। और सुंदरवन जो है, सुंदरवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सुंदरी प्रजाति के वृक्ष सबसे अधिक मिलते हैं और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका न केवल भौगोलिक विस्तार अधिक है बल्कि यहाँ की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता भी औसत से अधिक है। इसी सुंदरवन के साथ उड़ीसा में जहाँ पर ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान है, वहाँ भी मैंग्रोव वनस्पति मिलता है। आंध्र प्रदेश में जहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान है, वहाँ पर भी मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र है। और इसी तरह जो है तमिलनाडु में जहाँ कावेरी और वैगई नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान है, वहाँ पर भी मैंग्रोव वनस्पति मिलते हैं। अगर आप इधर आइएगा तो इस क्षेत्र में यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको कच्छ यानी अंतर ज्वारीय क्षेत्र, जहाँ उच्च और निम्न ज्वार के मध्य का स्थित क्षेत्र है, वहाँ पर भी मैंग्रोव वनस्पति की प्रजातियाँ मिलती हैं। तो भारत के वैसे क्षेत्र जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति की प्रजातियों की सघनता अधिक है, वह भी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, जिसे हम तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखते हैं और इसका संबंध समुद्र से भी होता है। तो ये था इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है जिसको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए क्या समझना है कि यदि एक बार आपको यह स्पष्ट हो गया है कि जल का कोई भी स्रोत जिसका स्थल से संपर्क हो उसे हम आर्द्र भूमि का नाम दे सकते हैं और जल के वैसे क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि के रूप में सीमांकित कर सकते हैं जहाँ जो संक्रमण क्षेत्र हो, जहाँ जलीय स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हम जल के स्रोत की पहचान करेंगे। उसके बाद जल के स्रोत की पहचान करने के बाद हम यह देखेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के वनस्पति मिलते हैं। उनमें से अगर हम आर्द्र भूमि का अध्ययन कर रहे हैं तो आर्द्र भूमि का अध्ययन करते समय विशेष तौर पे या विशेष रूप से हमें मैंग्रोव वनस्पति के अध्ययन को महत्व देना है कि मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं। उसके अलावा हमें उस क्षेत्र के अध्ययन को भी महत्व देना है जहाँ प्रवाल कीटों की संख्या अधिक होती है, जहाँ प्रवाल भीति से संबंधित संरचनाएं देखने को मिलती है। तो मैंग्रोव वनस्पति का अध्ययन आप प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और विशेषताओं का अध्ययन करते समय करते हैं, यानी वहीं प्रवाल भीति का अध्ययन समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ऐसे जब आप अगर टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो उससे आप कहीं ना कहीं एक तरफ से आपको अब ये ध्यान में रखना है
कि आप वेटलैंड की विशेषताओं का ही एक प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। तो ये था वेटलैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको ध्यान में रखना था। यानी सबसे पहले क्या जानना था, वेटलैंड किसे कहते हैं, वेटलैंड को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वेटलैंड कितने प्रकार के होते हैं, वेटलैंड की सामान्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वेटलैंड वेटलैंड है उसका हमारे लिए महत्व क्यों है, वेटलैंड के असंतुलित होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वेटलैंड के असंतुलित होने पर अगर समस्याएं उत्पन्न होंगी तो उनका समाधान करने के लिए हमें वेटलैंड का कंजर्वेशन मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड के कंजर्वेशन या मैनेजमेंट के लिए कोई प्रावधान है या नहीं है, भारत में किस प्रकार के प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं, और भारत में कौन से इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, यानी वो ऐसे वेटलैंड जो कि रामसर सूची में शामिल किया गया है और ऐसे भी वेटलैंड जिसे रामसर सूची में शामिल तो नहीं किया गया लेकिन उसकी अपनी विशेषताएं हैं। ऐसे पॉइंट्स को देखना था। अब इसके बाद अगर हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से आगे बढ़ते हुए वेटलैंड का अध्ययन करते हैं और वेटलैंड का अध्ययन करते हुए अगर स्थल की ओर जाते हैं तो हमें स्थलीय बायोम मिलेगा। और जैसे अभी यहाँ पर सुंदरवंश का ये फोटो दिया गया है तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि इस तरह के जो पेड़ वृक्ष हैं, सुंदरी वृक्ष हैं, उनकी जो ये जड़ें हैं ये सब ऐसे बाहर निकली हुई। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये सब रूट्स या जड़ें ऐसे बाहर निकली हुई, यही स्टिल्ट रूट्स हैं। जीव जंतु या वनस्पति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। यहाँ केवल पादप समुदाय की प्रजातियां ही अनुकूलन नहीं करती हैं बल्कि साथ में यहाँ पर जो जानवर रहते हैं उन्हें भी अनुकूलन करना पड़ता है। तो यहाँ जो इस सुंदर वन में रहने वाले जो बाघ होते हैं उन्हें पानी में तैरने भी आता है, क्योंकि अगर वो पानी में तैरना नहीं जानेंगे तो इस दलदल भूमि वाले क्षेत्र में अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख पाएंगे। और साथ में वो पानी में तैरने के साथ उन्हें जब भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो वो मछलियों को भी खा जाते हैं। तो उनके लिए भोजन या आहार का स्रोत मछली भी है, वो अलग तरह का विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब इन सब के लिए हमें आगे अब यह विचार करना है कि बायोम किसे कहते हैं। आप कहेंगे ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इकोसिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के दौरान भी मैंने बायोम के बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था, डिस्कस किया था। साथ में अभी पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करते समय भी हमने समुद्री बायोम का पहले अध्ययन किया। फिर से बायोम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग स्थलीय बायोम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आखिरकार बायोम किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न उठता है कि कितने प्रकार के बायोम होते हैं, बायोम के प्रकार। उसके बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बायोम की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, बायोम की अपनी सामान्य विशेषताएं क्या हैं। और फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में जिसका अध्ययन करना है वो है कि बायोम की बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करना है, आपको जैव विविधता का अध्ययन करना है। तो ध्यान दीजिए, यदि आप जीव वैज्ञानिक से यह प्रश्न करेंगे कि बायोम किसे कहते हैं तो उनका यही जवाब होगा कि जैविक समुदाय के उस समूह को बायोम कहते हैं जिसका संबंध किसी खास क्षेत्र से होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी खास या विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले पादप जीव जंतुओं के समूह को ही बायोम कहते हैं। ऐसा जीव वैज्ञानिकों का मानना है। यदि आप पारिस्थितिकीविदों से, इकोलॉजिस्ट से पूछिएगा कि बायोम किसे कहते हैं तो उनका यही उत्तर होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। यानी कई सारी इकोसिस्टम को सम्मिलित रूप से बायोम कहते हैं। और यदि आप भूगोलवेताओं से यह प्रश्न कीजिएगा कि बायोम किसे कहते हैं तो उनका यही जवाब होगा कि बायोम का संबंध एक ऐसे
एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश से, ज्योग्राफिकल रीजन से है जहाँ की स्थल स्वरूपीय, जलवायुवीय, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं में समरूपता होती है। वनस्पति से संबंधित विशेषताओं में समरूपता होती है। और जैविक समुदाय भी, यानी उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु भी इस प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश या बायोम के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मानव भी बायोम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करके पहले अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार बायोम की कोई एक परिभाषा नहीं, यानी अगर बायोम के स्तर पे बात की जाए तो अब ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, ये कुछ ऐसे पॉइंट कि बायोम की क्यों कोई एक परिभाषा नहीं है, क्योंकि जीव वैज्ञानिक का क्या कहना है कि पादप, सूक्ष्म जीवों, जीव जंतुओं के समूह को बायोम कहते हैं, क्योंकि जीव वैज्ञानिक के अध्ययन का जो विषय है वह है पादप, जीव, सूक्ष्म जीव या जीव जंतु। वो जैविक समुदाय का अध्ययन करते हैं। अगर आप इकोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, पारिस्थितिकी विदों के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। और भूगोलवेताओं के अनुसार एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश जहाँ की स्थल स्वरूपीय, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं में समरूपता हो। जीव जंतुओं का बायोम से घनिष्ठ संबंध होता है। मानव भी बायोम का एक घटक होता है। ठीक है, अब अगर हम पारिस्थितिकी विदों के द्वारा दिए गए बायोम की परिभाषा को आधार बनाकर बायोम की पहचान करें तो यह कह सकते हैं ना कि हैबिटेट के आधार पर, आवास के आधार पर बायोम को स्थलीय और समुद्री बायोम के रूप में सीमांकित या वर्गीकृत किया गया हैबिटेट के आधार पर। चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति होते हैं। इसलिए स्थलीय बायोम की पहचान प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं के आधार पर करते हैं। ऐसा आप पहले से ही जानते हैं और ये आप कह सकते हैं
कि प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं के आधार पर बायोम की पहचान, फॉरेस्ट बायोम, वन बायोम, सवाना बायोम, स्टेपी बायोम, इन दोनों को घास बायोम भी कहते हैं, ग्रासलैंड सम्मिलित रूप से, और मरुस्थलीय बायोम, टैगा, टुंड्रा बायोम, टैगा और टुंड्रा बायोम, शंकुधारी वनस्पति प्रदेश को टैगा बायोम कहते हैं। अब देखिए, देखने का केवल नजरिया है कि प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं के आधार पर स्थलीय बायोम को इतने प्रकार से सीमांकित या वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम डिमार्केट करें तो ऐसे कर सकते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति के भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश की पहचान जलवायु संबंधित विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। चूंकि जलवायु प्रदेश का सीमांकन अक्षांशीय विस्तार के आधार पर किया जाता है, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। इसलिए बायोम को जैविक कटिबंध भी कहते हैं। तो अगर कोई कहे कि बायोम को जैविक कटिबंध क्यों कहते हैं, तो क्या जवाब होना चाहिए? तो आप कुछ ऐसे कह सकते हैं कि स्थलीय बायोम की पहचान प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, और प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का संबंध जलवायु प्रदेश से होता है। इसलिए जलवायु प्रदेश के आधार पर स्थलीय बायोम की पहचान जैविक कटिबंध के रूप में की जाती है। अब देखिए, तो एक बात तो यहाँ क्या समझ में आ गया कि बायोम का अगर हमें अध्ययन करना है तो कौन कौन से टॉपिक हो गए। एक तो पहला टॉपिक जलवायु प्रदेश, इस टॉपिक का अध्ययन आपने जलवायु विज्ञान में किया होगा। दूसरा टॉपिक मृदा प्रदेश, इस टॉपिक का अध्ययन आपने पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते समय किया होगा। तीसरा प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश, इसका भी अध्ययन आपने पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और विशेषताओं का अध्ययन के समय किया होगा। इन तीनों को मिला दीजिए, इन तीनों को ध्यान में रखकर हम प्राकृतिक प्रदेश की पहचान करते हैं। इन तीनों का संबंध प्राकृतिक प्रदेश से, इसी प्राकृतिक प्रदेश में आप जीव जंतुओं को शामिल कर लेते हैं। जीव जंतुओं को शामिल करने के बाद ये क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। तो सीधे बायोम का अध्ययन करने की बजाय पहले जलवायु प्रदेश, फिर मृदा प्रदेश, फिर प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश, और इन तीनों को रिवाइज करना हो तो नेचुरल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन कीजिए। और चारों को तैयार करने के बाद अंततः रिवाइज करना हो तो आप 5वें नंबर पर बायोम का जब अध्ययन करेंगे तो इन सभी के बारे में एक साथ जानने को मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए,
यदि बायोम किसे कहते हैं, इसका जवाब आपको मिल गया कि बायोम किसे कहते हैं। बायोम के प्रकार कितने होते हैं, स्थलीय, सागरीय बायोम, इसका भी जवाब आपको मिल गया। स्थलीय बायोम को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, तो स्थलीय बायोम को जैसा भी कहा प्राकृतिक वनस्पति संबंधी विशेषताओं के आधार पर फॉरेस्ट, स्टेपी, सवाना, टुंड्रा, टैगा, मरुस्थलीय बायोम में डिमार्केट कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जो स्थलीय बायोम है, तो यदि आपने जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया होगा तो उसे अध्ययन करने के साथ देखिए, सबसे पहले जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, उनको आप एक अलग, यानी ग्रीनलैंड का क्षेत्र हुआ, अंटार्कटिका का क्षेत्र हुआ, तो इसे हम बायोम का नाम नहीं देंगे बल्कि कहेंगे ये हिमाच्छादित क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम इक्वेटर से आगे जाते हैं तो सबसे पहले हमें फॉरेस्ट बायोम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मिक्स्ड एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, मिक्स्ड एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन, मिश्रित और पर्णपाती वन को सम्मिलित रूप से हम वन बायोम का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यदि हम वनस्पति प्रदेश की बात करें तो सवाना, जहाँ वृक्ष और घास दोनों मिलते हैं, उसे सवाना बायोम के रूप में पहचान सकते हैं। और यदि जो वृक्ष रहित घास के मैदान को देखेंगे तो उसे अब स्टेपी बायोम का नाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो शंकुधारी वनस्पति के क्षेत्र हैं उसे हम टैगा बायोम का नाम दे सकते हैं। जो टुंड्रा जलवायु प्रदेश में मिलने वाले टुंड्रा वनस्पति प्रदेश हैं उन्हें हम टुंड्रा बायोम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इन सब का पहले अध्ययन किया है, बस केवल क्या करना है, एक बार फिर से इस पर विचार करते हुए सभी पहले से डिस्कस किए गए टॉपिक को यहाँ पर लाकर इंटीग्रेट कर लेना है, जोड़कर एक टॉपिक तैयार कर लेना है। अब देखिए, अब कैसे इसको आप समझेंगे, तो इस मैप को ड्रॉ करते समय किसे ध्यान में रखना है, जलवायु प्रदेश। पहले आप अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जलवायु प्रदेश को डिमार्केट करेंगे और जलवायु प्रदेश को डिमार्केट करने के बाद एकदम जो स्पष्ट दिखाई देगा वो कौन सा है, मरुस्थल। आप सोचिए, अटकामा मरुस्थल हो या कैलिफोर्निया का मोआवे मरुस्थल हो या ये पूरा सहारा मरुस्थल का क्षेत्र हो या यहाँ पर नामीब मरुस्थल हो या दक्षिण पश्चिम एशियाई देश का मरुस्थलीय क्षेत्र हो या ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो, जितने भी मरुस्थल को जानते हैं वो सब कौन से बायोम हो जाएंगे, मरुस्थलीय बायोम। वेनेजुला में जो सवाना वनस्पति उसे लानोस कहते हैं और नीको नदी बेसिन में सवाना बायोम। ब्राज़ील में जो सवाना वनस्पति उसे कंपोस कहते हैं, सवाना बायोम। अफ्रीका में मरुस्थल से संलग्न क्षेत्र में जो साहिल प्रदेश है वहाँ जो सवाना वनस्पति का प्रदेश है साहिल, वो सवाना बायोम। इस तरह आप सवाना बायोम को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार जो है अगर आप आते हैं तो शंकुधारी वन के क्षेत्र को देखते हैं, तो चाहे वो कनाडा का रीजन हो चाहे वो साइबेरिया का हो, वो टैगा बायोम, तो जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं वो ऐसे देखेंगे। अब देखिए, यदि अक्षांशीय परिवर्तन होता है, यानी निम्न अक्षांश से यदि हम उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, निम्न अक्षांश से किधर जा रहे हैं, उच्च अक्षांश की ओर अगर हम जाते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले हमें तापमान में कमी होने के कारण वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। तापमान के कम होने के साथ साथ जो वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है, दोनों का अपना अपना प्रभाव पड़ता है। तापमान के कम होने पर प्रकाश संश्लेषण के दर में कमी आने के कारण वृक्ष की लकड़ियां कठोर से मुलायम होने लगती हैं और वर्षा की मात्रा में कमी आने के कारण वनस्पति की सघनता, जैवभार, जैविकता में भी कमी आती है। अब यह जो टॉपिक है इसका आपने अध्ययन किया है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, इनके डिस्ट्रीब्यूशन एवं विशेषताओं का आपने
अध्ययन किया है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में। इसीलिए पहले मैंने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करने के क्रम में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, फिर भूगोल की सहायता से हमने इन्वायरमेंट को समझने का प्रयास किया, अब विज्ञान की सहायता से इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं। अब विज्ञान की सहायता से जब इन्वायरमेंट को समझेंगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पेड़ दिखाई देंगे, वृक्ष, वो या तो क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म होंगे। तो अधिक तापमान वाले क्षेत्र में मिलने वाले वृक्ष की प्रजातियों को एंजियोस्पर्म में रखते हैं और कम तापमान में मिलने वाले वृक्ष की प्रजातियों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और जहाँ वृक्ष रहित घास के मैदान होंगे या घास झाड़ियाँ होंगी वो टेरिडोफाइट होंगे, और जहाँ पर टुंड्रा जलवायु प्रदेश होगा वहाँ पर आपको ब्रायोफाइटा मिल जाएगा। यानी ब्रायोफाइटा का मतलब मॉसेज, लाइकेंस वगैरह एक साथ मिलेंगे। मॉसेज ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, वो सब अभी आगे देखना है। तो कहीं ना कहीं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में होने वाले परिवर्तन के साथ वर्षा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के कारण प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और विशेषताओं में परिवर्तन होता है, जिसके आधार पर हम बायोम की पहचान करते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी अक्षांशीय प्रदेश में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आने के कारण भी प्राकृतिक वनस्पति की विशेषताओं में परिवर्तन होता है, जिसके आधार पर हम प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश का सीमांकन करके पर्वतीय बायोम की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो पर्वतीय बायोम की विशेषताओं को निर्धारित करने वाले कारकों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी का प्रभाव सबसे अधिक है। यहाँ पर किसका प्रभाव सबसे अधिक है? तापमान में आने वाली कमी का प्रभाव सबसे अधिक है। और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हैं तो तापमान में आने वाली कमी का प्रभाव तो है ही, साथ साथ में यहाँ पर वर्षा की मात्रा में भी कमी आ सकती है। ठीक है, देखिए अगर आप पहले की क्लास को रिकॉल करेंगे तो जहाँ तापमान भी अधिक हो, वर्षा की मात्रा भी अधिक हो, वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्ष मिलेंगे। उसके बाद जैसे आप अपेक्षाकृत कम तापमान वाले क्षेत्र में आएंगे वहाँ समशीतोष्ण पर्णपाती वन के वृक्ष मिलेंगे। उससे थोड़ा सा आप उधर ऊपर अधिक ऊंचाई के कम तापमान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको शंकुधारी वन के वृक्ष मिलेंगे। उससे भी अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो जहाँ पर आपको वृक्ष की जगह टुंड्रा वनस्पति मिलेगा, और इससे भी ऊपर जाएंगे तो हिमाच्छादित क्षेत्र मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के कारण पर्वतीय बायोम में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति की विशेषताएं एक समान नहीं होती। यानी पर्वतीय बायोम में सभी जगह की प्राकृतिक वनस्पति एक समान नहीं होती है। अब देखिए इसको और वो समझ लीजिए कि अगर हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर जाएंगे समान अक्षांशीय प्रदेश में, तो पहले हमें वृक्षों के समूह फॉरेस्ट नजर आएंगे, उसके बाद हमें वृक्ष और झाड़ियाँ नजर आएंगी, उसके बाद जाएंगे तो वृक्ष रहित घास के मैदान भी हो सकते हैं। अगर हम कम तापमान वाले क्षेत्र में हैं तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर सवाना वनस्पति, फिर मरुस्थलीय वनस्पति। अगर हम उसके बाद टेम्परेट रीजन में जा रहे हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जाएंगे तो पहले टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर वृक्ष रहित घास के मैदान, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो कटीले वनस्पति मिलते हैं उन्हें चैपरल भी कहते हैं। तो चैपरल कटीले वनस्पति वाले क्षेत्र को कहते हैं। एक प्रकार से ये मरुस्थलीय क्षेत्र के समान नजर आता है। इससे भी ऊपर जाएंगे तो हमें शंकुधारी वन के वृक्ष मिलेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा। तो दोनों इस डायग्राम के द्वारा आप किसी समान अक्षांशीय प्रदेश या समान ऊंचाई में जहां टेम्परेचर लगभग एक समान हो वहां जल की उपलब्धता में आने वाली कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन होता है, और ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के कारण भी प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए ये था आपका कैसे आप टेम्परेचर और
इसके कंडीशन को समझ पाएंगे। आप ध्यान दीजिए, बायोम की डाइवर्सिटी, जैव विविधता को समझने के लिए हम बायोम और जलवायु प्रदेश, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए हम जलवायु प्रदेश और बायोम के अंतर संबंधों को पहले समझें। तो देखिए, एक प्रकार से आपको यहाँ रिवीजन करना है कि 0 डिग्री से यदि हम 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर, 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं, या इसी प्रकार 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं, तो क्या हो रहा है, अक्षांशीय परिवर्तन के साथ जलवायु दशाओं में भी परिवर्तन होगा, जिससे प्राकृतिक वनस्पति के वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, इनमें 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश तक के विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और जैसा कि पहले से आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्षेत्र में सदाबहार वन के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति या विकास के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, तो ये लेटेराइट मृदा से संबंधित क्षेत्र होता है। अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको एंजियोस्पर्म की प्रजातियाँ सबसे अधिक मिलेंगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको ईपीफाइट मिलेंगे। इस प्रकार के क्षेत्र में मिलने वाले प्राकृतिक वनस्पति को मेगाफाइट भी कहते हैं। तो सोचिए, केवल देखने का नज़रिया जो है अलग होगा, बाकी विशेषताएं वही होंगी। अगर कोई आपसे कहे कि एंजियोस्पर्म की वैसी प्रजातियां जिसमें वृक्ष की लकड़ियां कठोर हो, उनकी लंबाई अधिक हो, पत्तियों का आकार बड़ा हो, वर्ष भर वृक्ष में पत्तियां दिखाई दें, तो इस प्रकार के एंजियोस्पर्म की प्रजातियां कहाँ मिलेंगी? तो कहेंगे जहाँ तापमान वर्ष भर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। यह एक ऐसा बायोम है जहाँ पर वृक्ष की प्रजातियों के स्तर पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। घने जंगल होते हैं। वृक्ष को वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए यहाँ पर सौर प्रकाश के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। यहाँ सूर्य प्रकाश नियंत्रक होता है, ऐसी बातें मैंने पहले बता दी। अब यहाँ पर जो है आपको सूक्ष्म जीव से लेकर छोटे मोटे जो जीव होते हैं उनसे लेकर कीड़े मकोड़ों से लेकर पेड़ वृक्षों पर रहने वाले जानवर देखने को मिलेंगे। इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जंतुओं के स्तर पर भी कई प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं। जिस ऑर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम या संघ होता है जिसमें प्रजातियों की संख्या अन्य किसी भी जैविक समुदाय के संघ से अधिक होती है। तो वैसे जो है कीड़ों मकोड़ों की संख्या यहाँ सबसे अधिक मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना है, अब ये नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हैं तो जितने जानवरों का नाम दिया हुआ है वो यहाँ आप क्या कहते हैं याद करना शुरू कर दिए, बल्कि जीव जंतुओं का नाम तभी आपको ध्यान में रखना है जब कोई भी जीव या जंतु या किसी भी जीव की खास प्रजाति की संख्या में कमी आ रही है, वो संकटग्रस्त हो रहा है, या वो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच रहा है, या वो विलुप्त हो चुका है, या किसी खास प्रजाति के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है, तो उसे यहाँ तैयार करेंगे।
इसके लिए हम लोग स्पेशली एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके अंतर्गत हमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझना है। वहाँ आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन से प्रजातियों, जीव जंतुओं का नाम आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। अभी यहाँ देखिए, इसको अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये मानसून है, तो मानसूनी बायोम को वर्षा वन बायोम में ही रखते हैं। इसलिए अगर हम बायोम संबंधित विशेषताओं की बात करें तो बायोम संबंधित विशेषताओं में यह जो है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में जो बायोम है वो सवाना बायोम है। यह जो सवाना बायोम है, इस सवाना बायोम में टेरिडोफाइटा यानी घास वगैरह मिलेंगे, एंजियोस्पर्म के स्पीशीज मिलेंगे, घास मिलेंगे, एंजियोस्पर्म के स्पीशीज मिलेंगे। यहाँ पर शाकाहारी जानवरों की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि इस प्रकार के बायोम में शाकाहारी जानवर को आसानी से भोजन उपलब्ध हो पाता है और वह परभक्षियों से बचने के लिए समायोजन की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा बायोम है जहां शाकाहारी जानवरों की संख्या सबसे अधिक होगी, तो सवाना बायोम है। सवाना बायोम की मुख्य विशेषता क्या है? तो सवाना बायोम में वर्षा यानी जलवायु संबंधी विशेषताओं की बात करें तो वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मी के समय यहाँ तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे कि यहाँ की घास झाड़ियाँ जलने लगती हैं। यानी इतना अधिक तापमान हो जाता है कि घास और झाड़ियाँ जलने लगती हैं। यहाँ पर वर्षा गर्मी के समय ही होती है। अगर वर्षा नहीं हो तो यहाँ की घास झाड़ियों का जलकर खत्म होना और भी जो है सामान्य हो सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ठंड में अपेक्षाकृत तापमान भी कम हो जाता है, यानी यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस अधिक होता है। यहाँ पर वृक्ष के साथ झाड़ियाँ मिलती हैं और यहाँ पर शाकाहारी जानवरों की संख्या अधिक होती है। इस क्षेत्र में रहने वाले पादप और जीव जंतुओं को जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए और अधिक तापमान के लिए अनुकूलन करना पड़ता है। वहीं अगर इधर आ जाएगा तो यह डेजर्ट बायोम, मरुस्थलीय बायोम का संबंध 10 से 30 डिग्री अक्षांश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र से है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ पर जल अभाव के कारण जेरोफाइट यानी मरुस्थलीय वनस्पति का विकास होता है। यहाँ इस प्रकार के बायोम में वही जीव अनुकूलित कर पाते हैं जिन्हें जल की कम आवश्यकता होती है या जो जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सक्षम होते हैं। जैसा कि हमने यह आपको बताया था कि ऐसे भी जीव होते हैं जो वाटर को स्टोर करने के लिए अपने शरीर में जो है विशेष जो है आप कह सकते हैं लक्षण को विकसित कर लेते हैं। जैसे ऊँट के शरीर पर कुबड़ होता है और उसमें पानी स्टोर रहता है। इस प्रकार के और यहाँ पर इस प्रकार के बायोम में जो जीव होते हैं उनके शरीर का आकार बहुत छोटा होता है, अपवाद केवल ऊँट है। वैसे अगर यहाँ पर आएंगे तो यह है स्टेपी बायोम, वृक्ष रहित घास के मैदान। स्टेपी बायोम का संबंध समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश से है, जहाँ पर तापमान ना बहुत अधिक होता है और ना ही बहुत कम होता है। यहाँ वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर वृक्ष रहित समशीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, जिसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में फेल्ट, यूक्रेन में स्टेपी, हंगरी में पुस्ताज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। सभी से आप परिचित हैं। उन्हें यहाँ स्टेपी बायोम का नाम दिया जा रहा है। यह एक ऐसा बायोम है जहाँ की प्राकृतिक दशाएं कृषि के लिए अनुकूल होने के कारण विश्व के अधिकांश क्षेत्र में मानव के द्वारा बायोम में संशोधन किया गया है
और भूमि का उपयोग कृषि संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। तो कह सकते हैं इनमें से स्टेपी बायोम ही एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जहां पर कृषि कार्यों के लिए भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन किया गया है और यहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल है। इसलिए यहाँ पर जो है भूमि का उपयोग गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अधिक किया जाता है। और देखिए यहाँ पर कौन से स्पेसीज मिलेंगे, तो टेडोफाइटा के घास की प्रजातियां मिलेंगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पहुँचिएगा तो ये टैगा बायोम है, शंकुधारी वनस्पति प्रदेश को टैगा बायोम भी कहते हैं। टैगा बायोम का संबंध साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश से है, जहाँ पर ठंड के समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यहाँ तक कि अधिकांश समय इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यहाँ पर शीत ऋतु की समय अवधि अधिक होती है। तापमान की बात हो गई। यहाँ पर जब वर्षा होती है तो हिम वर्षा के रूप में होती है। इसलिए यहाँ के जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उन्हें हिम वर्षा के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। इसलिए इसके कारण ही शंकुधारी वन के जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती है, जिसके कारण जो है बर्फ उस पर ना जम पाए। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म की प्रजातियां मिलती हैं। और जिम्नोस्पर्म के नाम से भी आप परिचित होंगे। अगर प्राकृतिक वनस्पति के टॉपिक को रिकॉल करेंगे तो यहाँ पर पाइन, स्प्रूस, देवदार, लार्च, चीर जैसे वृक्ष की प्रजातियां मिलती हैं। ये टैगा बायोम की विशेषता है। और अंततः अगर आप आए तो यह है टुंड्रा बायोम में सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो पाता है। यहाँ अधिकांश समय 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है। यहाँ के अधिकांश क्षेत्र में बर्फ जमा रहता है, यानी ये हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं। यहाँ जब बारिश होती है तो वह हिम वर्षा के रूप में होती है, जो ग्रीष्म ऋतु के समय होती है। यहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो जलवायु विज्ञान के टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ, मैं जलवायु प्रदेश का फिर से अध्ययन कर रहा हूँ। तो आप किताबों को पढ़ेंगे तो ऐसा ही मिलेगा, बल्कि वहाँ तथ्य मिलेगा। आपको यहाँ कारण भी पता है कि क्यों यहाँ अधिकांश समय तापमान कम रहता है, क्यों यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगर वर्षा होती है तो हिम वर्षा के रूप में होती है। साथ में यहाँ पर अत्यंत कम तापमान होने के कारण ही ब्रायोफाइटा की प्रजातियां मिलती हैं। यानी यहाँ पर आपको मॉसेस मिलेंगे, यहाँ पर लाइकेंस भी मिलेगा। लाइकेंस यानी यहाँ शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो मॉसेज, लाइकेंस जैसे पादप समुदाय की प्रजातियां यहाँ पर आपको मिलेंगी। यानी पादप समुदाय में मॉसेज और शैवाल मिलता है, क्योंकि जहाँ बर्फ पिघलता है वहाँ जल भरा वाले क्षेत्र में, जहाँ जल का भरा होगा या तो वहाँ शैवाल मिलेंगे, या वैसे दलदल भूमि वाले क्षेत्र में ब्रायोफाइटा की प्रजातियां मिलेंगी। यहाँ का तापमान अत्यंत कम होने के कारण जीव जंतुओं को शीत ऋतु के समय हाइबरनेट होना पड़ता है, यानी हाइबरनेशन में जाना होता है। परभक्षियों से बचने के लिए केमोफ्लॉज को अपनाना होता है, बर्फ के साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर जिन्हें जो माइग्रेट कर सकते हैं वो माइग्रेट करके अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले मानव समुदाय को वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए बर्फ से बने हुए घर में रहना होता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि तुंद्रा जलवायु प्रदेश में रहने वाले जो मानव समुदाय हैं उनमें कनाडा के एस्किमो जो है जिस बर्फ से बने हुए घर में रहते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। तो आप सोचिए, इग्लू में रहकर ये वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं। इस नाम से आप परिचित होंगे, स्नो हाउस से। और यही नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हें
अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दो ही प्रकार से भोजन की व्यवस्था करने का विकल्प होता है। या तो ये शिकार करके अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, या ये तट के समीप जाकर फिशिंग करते हैं, मछलियों को पकड़कर अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो अपने जीवन निर्वाहन के लिए इन्हें शिकार या मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन करना होता है। तो देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप किसी भी किताब या जो आपको मटेरियल मिलेगा, जो आपके पास नोट्स रहेगा, उसकी सहायता से आप एक बार बायोम को पढ़ लेंगे। इसके पहले जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश की अगर आपको समझ होगी तो उनको यहाँ पर आप रिवाइज कर लेंगे। और बायोम का अध्ययन करते समय जिस पर सबसे अधिक आपको ध्यान देना है वह है बायोम की सामान्य विशेषताओं। बायोम के प्रकार के बाद बायोम की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करते समय हमें बायोम की जैव विविधता को समझना है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। और फिर उसे ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना है कि बायोम का संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता देते समय सबसे पहले बायोम की पहचान राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में करते हैं। और वैसे बायोम जहाँ पर स्थलीय और समुद्री बायोम, जलीय बायोम या समुद्री बायोम दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उन्हें इकोटोन कहते हैं। यानी वेटलैंड एक अलग डिस्कशन का टॉपिक था, समुद्री बायोम भी आपने अध्ययन कर लिया है। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन का टॉपिक है वह है बायोडाइवर्सिटी। यानी हमें बायोम की बायोडाइवर्सिटी को समझना है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता का अध्ययन हम कैसे करते हैं, और जैव विविधता का आकलन करते हुए जैव विविधता का हमारे लिए महत्व क्या है, जैव विविधता को निर्धारित करने वाले जो कारक होंगे वो कौन कौन से होते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं बायोम के अंतर्गत आने वाले पॉइंट्स हैं जिनको हमें बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, यह मानते हुए कि पहले आप अगर किसी भी स्तर पर जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक, वनस्पति और मृदा प्रदेश से संबंधित विशेषताओं को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, आप रिवीजन नहीं किए हैं, तो पहले उसे रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपको फिर से आगे आने वाले टॉपिक को रिलेट करके एनालाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।